नमस्कार, मैं हूं मनीष ओझा और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत का एक नया पॉडकास्ट। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नीरज त्रिपाठी जी, जिन्हें संघर्षों के रूप में प्रतापगढ़ में जाना जाता है। इन्होंने प्रतापगढ़ में कांग्रेस के लिए काफी संघर्ष किया और उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत प्रणाम, सादर प्रणाम। नीरज जी, आप अच्छे वकालत करके अधिवक्ता भी हैं, तो आपने इसको राजनीति में कैसे चुना? दरअसल मैं छात्र राजनीति से मेरी शुरुआत हुई है। मैं एमडीपीजी कॉलेज का छात्र रहा। 2003 से मैंने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और उसके बाद लगातार मैं 5 में मेरा बीए हुआ, 7 में एमए हुआ, फिर उसके बाद 11 में हमारा एलएलबी हुआ, केनाई से मैंने किया, फिर मैंने शोध का कार्य किया और पीएचडी मेरा 2015 में कंप्लीट हुआ। तो मैं छात्र राजनीति से ही लगातार छात्रों के हितों को उठाता रहा हूँ। कहीं कोई समस्याएं आती थी तो सबसे पहले छात्राएं मेरे पास आते थे और मैं छात्र नेता के रूप में उनका लगातार समस्याओं का समाधान करता था। तो छात्र राजनीति मेरी शुरुआत की दौर में मैं राजनीति में आया, उसके बाद से लगातार मैं कभी पीछे हटा नहीं। नीरज जी, प्रतापगढ़ सदर से चुनाव लड़ने के दौरान वो कौन सा सबक था जिसने आपको आज के लिए तैयार किया है? 2019 में मुझे विधानसभा का टिकट मिला पार्टी की तरफ से। अजय राय जी जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे इस समय है, वो यहाँ पर कोऑर्डिनेटर बन के आए हुए थे। मुझे याद है प्रियंका दीदी ने मुझे बुलाया दिल्ली में और मुझसे वार्ता की और उसके बाद मुझे टिकट दिया। माननीय प्रमोद तिवारी जी, मोना दीदी का बड़ा सहयोग रहा और मैं जब 2019 में उपचुनाव लड़ा, जनता जनार्दन ने मुझे इतना भर भर कर प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। उस समय ये लग रहा था कि मैं चुनाव जीत चुका हूं। मुझे बहुत वोट मिला, 20,000 लगभग वोट मैं पाया अकेले कांग्रेस पार्टी से लड़कर। उसी दौरान मुझे ये लगा कि अब जनता जब मेरे ऊपर इतना भरोसा और विश्वास कर सकती है तो मुझे जनता के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने की जरूरत है। हर उस मुद्दे पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है जहां आज जनता को प्रताड़ित होना पड़ रहा है, पीड़ित होना पड़ रहा है, वहां पर नीरज त्रिपाठी की मौजूदगी जरूरी है। कांग्रेस की विचारधारा से आपका जुड़ाव क्यों है? आज की परिस्थितियों में प्रतापगढ़ जैसे जिले में इस विचारधारा को लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी एक स्वयं में विचारधारा है और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में जो लोग भी है, जो वास्तविक में जिनको कहा जाता है कि हमारे ब्लड में कांग्रेस है। और मैं लगातार छात्र राजनीति में रहा, फिर उसके बाद मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। मैं ज्वाइन किया तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। माननीय प्रमोद तिवारी जी को मैं देखता था और उनके कार्यों को देखता था। रामपुर खास में मैं लगातार जाता आता रहता था, हालांकि गांव हमारा रामपुर खास में ही सुजाखर गांव है। तो बचपन से जुड़ाव रहा है। हमारे परिवार के लोग भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, तो लगातार कांग्रेस से ही हम लोग का जुड़ाव रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ही मुझे सबसे अच्छी पार्टी लगी और विचारधारा जो कांग्रेस की है वो सर्वधर्म समभाव की है, सभी जातियों को साथ में ले चलने की है। इसलिए हमें कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी लगी। प्रतापगढ़ की प्रमुख समस्याएं आपके नजरिए से क्या है? यदि आपको जिले के विकास का रोड मैप तैयार करना है तो आप उसे कैसे तैयार करेंगे? सबसे बड़ी समस्या है प्रतापगढ़ में एक भी रोजगार नहीं, उद्योग शून्य जनपद है प्रतापगढ़। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है और जितने भी जनप्रतिनिधि आए गए उन्होंने उद्योग धंधों के लिए कोई काम नहीं किया। बगल में आप देखिए रायबरेली है, अमेठी है, सुल्तानपुर है, प्रयागराज है। लगातार सभी जिलों में उद्योग धंधे स्थापित हैं, एक नहीं है, कई कई उद्योग धंधे स्थापित अभी तो प्रतापगढ़ के लिए एक वो भी आया है सर्वे भी कि प्रतापगढ़ के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, निम्न स्तर पे। यह कारण यही है कि ये भी उद्योग धंधा ना होना। आप जब उद्योग धंधे नहीं रहेंगे तो सिर्फ उद्योग धंधे से मतलब नहीं है, कई चीजें ऐसी हैं जो उद्योग धंधे आने के बाद आती हैं। बहुत से लोग आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, कई दुकानें बन जाएंगी, आसपास के लोगों को रोजगार मिल जाएगा। जैसे कि कांग्रेस पार्टी एटीएल फैक्ट्री लेके आई थी और एटीएल फैक्ट्री को बेच दिया गया। वहां की जमीन को आज कौड़ी के भाव में बेचा जा रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो आपके आज जो गठबंधन में है सपा, उनके मुखिया के ही द्वारा बेची गई थी। किसके द्वारा? मुलायम सिंह के द्वारा बताया जाता है। अब ये तो चर्चा का विषय है और आगे भी लोगों को पता भी है कि भाजपा के द्वारा बेची गई या कांग्रेस के द्वारा बेची गई या सपा के द्वारा बेची गई। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि किसी के द्वारा नहीं बेची जानी चाहिए। वो एक ऐसा स्थान है
वहां पर इतनी बड़ी लैंड है कि आज प्रतापगढ़ जनपद में इतनी बड़ी लैंड मिलना मुश्किल है। अगर वहीं पर एक उद्योग धंधा स्थापित कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि प्रतापगढ़ के 2 से 2,500 नौजवान वहां पर रोजगार पाएंगे और निश्चित तौर पर उनको उसका फायदा होगा। हमें लगता है कि आंवला जो हमारे प्रतापगढ़ का अमृत फल है, प्रतापगढ़ ही नहीं पूरे विश्व में आंवले का जो है वो अमृत फल है सभी के लिए, और यहां से लेकर और विदेशों में भी इसकी सप्लाई होती है। आंवले को अगर हम लोग टारगेट करें और आंवले के लिए कोई एक बड़ा उद्योग धंधा हम लोग स्थापित करें, सरकारी उद्योग धंधा जो यहाँ पर आए, और मुझे लगता है कि कम से कम 2,500-3,000 5,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। उससे कई और गुना जो है यहाँ पर रोजगार के को सृजन करने का काम होगा। लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने वो ये मतलब करने का कोई जज्बा ही नहीं दिखाया जिससे कि नौजवानों को रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। आज यही कारण है कि जो आप बता रहे थे कि सबसे गरीबी प्रतापगढ़ में है, कारण यही है कि एक भी उद्योग धंधा यहाँ पर स्थापित नहीं है। आपने हाल ही में स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही पर काम किया है, क्या आपको लगता है कि प्रतापगढ़ में डिजिटल गवर्नेंस से आम आदमी की परेशानियां कम हुई हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मैं विपक्ष का नेता हूं और विपक्ष को पुरजोर विरोध करना चाहिए शासन सत्ता के कार्यों का। अगर गलत कार्य हो रहे तो उसका विरोध होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का मामला जहां था, मैं खुलकर विरोध किया, धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, प्रेस वार्ता किया, और मुझे लगता है कि करना भी चाहिए लोगों को। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप विपक्ष कैसा? सड़कों पर उतरना नहीं चाहता आज विपक्ष। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी लगातार सभी मुद्दों पर, पेट्रोल, डीजल, गैस, सीएनजी जब जब महंगा हुआ है तब तक हम सड़कों पर उतरकर डीएम साहब का घेराव करने का प्रयास किए हैं, कार्य किए हैं, और लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन हम लोगों ने किया है। चाहे वो नीट परीक्षा हो, चाहे वो सीबीएसई में हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे वो लेखपाल हो, सभी मुद्दों पर तटस्थ होकर कांग्रेस पार्टी लड़ने का काम करती है और आगे करती रहेगी। डॉक्टर साहब, जिले की राजनीति में शब्दों की मर्यादा मायने रखती है। आपके ही गठबंधन के एक सांसद द्वारा जिले की जनता को मूर्ख और जल्लाद शब्दों से नवाजा गया, तो इसको आप कैसे देखते हैं? चूंकि आप भी गठबंधन में रहे हैं, आपने भी उनके लिए वोट मांगे हैं, तो इसका आपकी छवि पर कोई परिणाम दिखेगा? बिल्कुल, इसका इतना गलत तरीके से इसको फैला दिया गया है। उन्होंने ये कहा कि जो लोग भी मुझे ये कह रहे हैं वो मूर्ख है और वो जल्लाद है। सब पूरी जनता तो नहीं कह रही थी उनको, कुछ लोग, कुछ चुनिंदा लोग जो भाजपाई है, जो जिनको इंडिया गठबंधन के लोगों का विरोध करना है, वो लोगों ने कहा, उनके लिए सांसद जी ने कहा। वास्तव में सांसद जी का बड़ा ऑपरेशन हुआ था। 3 महीने तक उनको डॉक्टर ने बोला कि आप बेड रेस्ट पे रहिए, आप बिल्कुल भी बाहर मत जाइए, लेकिन उनके लोग लगातार प्रतापगढ़ की जनता के लिए लगे रहे और वो लोग लगातार लोगों के बीच जाते रहे, आते रहे, जो भी काम होता रहा, काम भी होते रहे। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि वो प्रतापगढ़ की बुद्धिजीवी जनता को कुछ नहीं कहा है, उन्होंने उनको कहा है जो वास्तव में एक पार्टी विशेष के लोग हैं। क्षेत्र की युवा पीढ़ी के लिए रोजगार और शिक्षा के लिए आपकी क्या कार्य योजना है? मेरा प्रतापगढ़ के युवाओं से एक वादा है कि अगर आपने मुझे मेरे ऊपर भरोसा जताया तो मैं आखिरी सांस तक आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा और आपके लिए जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। मैं कभी पीछे हटूंगा नहीं। रोजगार के लिए सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि आंवला जो हमारे प्रतापगढ़ का अमृत फल है, हम इसके लिए कुछ सृजन के लिए काम करें। इसके लिए मुझे लड़ना होगा, चाहे मुख्यमंत्री जी से लड़ना होगा तो मैं जाकर लड़ूंगा, क्योंकि जब तक प्रतापगढ़ में रोजगार का सृजन नहीं होगा, उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, हमारे नौजवान साथियों को रोजगार मिलना मुश्किल है। आज आप देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम बहुत पीछे जा रहे हैं। एक भी यूनिवर्सिटी प्रतापगढ़ जनपद में नहीं है। आप देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है कि हम क्या यहाँ पर इतने बड़े जनपद में 7 विधानसभा का जनपद है, 17 ब्लॉक है, फिर भी 22-23 लाख वोटर हैं, हम एक भी यूनिवर्सिटी नहीं दे पाए आज तक प्रतापगढ़ को। जबकि मुनीश्वर दत्त उपाध्याय जी जो हमारे प्रतापगढ़ के प्रथम और द्वितीय सांसद थे, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाई, 22-22 इंटर कॉलेजेस, 2-2, 3-3 डिग्री कॉलेजेस दिए, आज शिक्षा के क्षेत्र में हम पीछे जा रहे हैं। आखिर ये जनप्रतिनिधियों का काम नहीं है तो किसका काम है?
आप पद पर बैठ जाते हैं। पद पर बैठने के बाद आपको करना क्या है, आपको क्या मालूम है? आप कुछ करते नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर आप सबका प्यार और आशीर्वाद 2027 में मेरे साथ रहा तो मैं ये वादा करता हूं कि पूरी ताकत लगा दूंगा, आप सबके सम्मान नहीं गिरने दूंगा और आखिरी सांस तक मैं लड़ाई लड़ूंगा। आज के दौर में जब सोशल मीडिया पर सूचनाओं की भरमार है, तो आप एक नेता के रूप में जनता के साथ सीधा संवाद कैसे स्थापित करते हैं? मैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में जुड़ा हुआ हूं। मैं कोई भी कार्यक्रम करने के पहले मैं अपने फेसबुक आईडी से, इंस्टाग्राम आईडी से और व्हाट्सएप के माध्यम से मैं ये सूचना देता हूं कि कल मैं फला का घेराव करने जा रहा हूं इन मुद्दों को लेकर। तो मेरा इंटरेक्ट जनता के बीच में लगातार बना हुआ है और जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ बना हुआ है। अभी मुझे याद है कि एक मीडिया चैनल ने चलाया था, वर्तमान विधायक जी की फोटो लगाई थी, हमारी फोटो लगाई थी और पूर्व विधायक की फोटो लगाई थी। उसमें 80% नाम जनता जनार्दन ने नीरज त्रिपाठी का लिखा था। तो मैं अपने देवतुल्य जनता का अभिवादन भी करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप ऐसे मेरे ऊपर अपना विश्वास जताए रखिए। आने वाले समय में प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र एक ऐतिहासिक विधानसभा क्षेत्र के रूप में जानी जाएगी। काम होगा, लोगों को लगेगा कि हाँ, ऐसा विधायक होना चाहिए। डॉक्टर साहब, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर प्रतापगढ़ में काफी कम रहा। यह केवल एक संगठनात्मक कमजोरी है या आपको लगता है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तथा स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच संवेदनहीनता सबसे बड़ी बाधा बन गई? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय राहुल गांधी जो लगातार 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करके और पूरे देश को जोड़ने का काम किए हैं, वो क्या जाति है, क्या धर्म है, क्या संप्रदाय है, क्या कौन कौन क्या काम कर रहा है, कोई मोची भाई है, कोई ठेला लगा रहा है, कोई बल्ली पटरी वाला है, कोई दुकान वाला है, कोई कुछ है, हर व्यक्ति से मिलते हुए उन्होंने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की और पूरे देश को जोड़ने का काम किया है। पूरे देश के लोगों को आह्वान किया है कि आप सब लोग मेरे साथ आइए। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी एक बदलाव लाना चाहती है आप सभी के जीवन में और निश्चित आने वाले समय में बदलाव होगा। आप जानते हैं 24 का इलेक्शन अभी बीता है, आप देख लीजिए 4000 किलोमीटर पदयात्रा राहुल जी ने की, उसके बाद 6700 किलोमीटर की पदयात्रा गाड़ी से की। आप देखिए क्या परिणाम रहा, हम कितनी सीटें जीत कर आए हैं। आने वाले उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में निश्चित इंडिया गठबंधन जीतकर भारी बहुमत से आएगी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे। आपको प्रमोद तिवारी जी का अक्सर करीबी माना जाता है। आलोचक कहते हैं कि प्रतापगढ़ में कांग्रेस की राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। क्या नई पीढ़ी के नेतृत्व को पनपने का मौका मिल पा रहा है? मैं तो प्रमोद तिवारी जी का मुरीद भी हूं, वो मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं, मेरे आदर्श भी है और वास्तव में मैंने उनको देखकर राजनीति में एंट्री ली। मैं रामपुर खास की देवतुल्य जनता से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सन 1980 में माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जो बगिया सजाई है, उस बगिया को ऐसे सजे रहने दीजिएगा, अन्यथा ये भाजपा वाले जिस तरीके से पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, अंडमान निकोबार की स्थिति देख लीजिए, राहुल गांधी जी गए थे, मुझे लगता है कि ये अब हम दो हमारे दो वाले रास्ते पर चलकर अडानी जी को दे दिया गया है, वो पूरी तरह से काट के उसको खत्म कर देंगे। ऐसा मत करिएगा। रामपुर खास में जितना विकास का कार्य माननीय प्रमोद तिवारी जी ने किया है, मोना दीदी ने किया है, उस पर आप एक बार विचार करके देखिए कि क्या अगल बगल की विधानसभाओं में कहीं एक पक्का पुल बनवाने में विधायक जी का पसीना छूट जाता है। 15-15 पक्का पुल, 17-17 पक्का पुल, 22-22 हाईवेज और कितने ज्यादा काम किया, मैं गिनाने लगूंगा तो शब्द कम पड़ जाएंगे। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि माननीय प्रमोद तिवारी जी और मोना जी को ध्यान में रखते हुए आप लोग पूरी ताकत के साथ उनको जिताइए। आने वाले समय में रामपुर खास में सभी उत्तर प्रदेश में रामपुर खास एक नंबर का आदर्श विधानसभा होगा, ये मेरा विश्वास है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अक्सर गठबंधन की बैसाखी ढूंढता है। क्या आपको नहीं लगता कि अपनी जमीन खोने के डर से कांग्रेस अपनी स्वतंत्र पहचान और विचारधारा से समझौता कर रही है? देखिए, कांग्रेस अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया, उसके लिए उसको नुकसान उठाना पड़ा है। ये कांग्रेस से जो लोग तोड़ के कांग्रेस को गए हैं, जितनी क्षेत्रीय पार्टियां बनी हैं, आप बता दीजिए हमको कहां से बनी है। तो मुझे लगता है कांग्रेस अपनी विचारधारा से
कभी समझौता नहीं करती है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी ही कांग्रेस का सब कुछ है। माननीय जननायक राहुल गांधी जी, दीदी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के नेतृत्व में, प्रमोद तिवारी जी के नेतृत्व में, अजय राय जी के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस निश्चित रूप से आएगी। और ये मेरा विश्वास नहीं है, ये जनता भी देख रही है किस तरीके से आज जनता परेशान है। डीजल, पेट्रोल, गैस, सीएनजी, यहां तक कि आप देख रहे हैं कि सभी परीक्षाओं में धांधली हो जा रही है। कितने हमारे नीट के बच्चे आत्महत्या करके मर गए। हम लोगों को सोचना होगा, विचार करना होगा। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। आने वाला समय बदलाव का है। आप सभी लोग बदलाव ले आइए। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी आप सबके हित का ध्यान रखेगी। आज की राजनीति पूरी तरीके से ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द घूम रही है। कांग्रेस की सर्व समावेशी राजनीति इस ध्रुवीकरण के शोर में खो तो नहीं जाती है? नहीं, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से आप जानते हैं कि जनहित में के लिए लड़ाई लड़ती रहती है। इसका कोई व्यवहारिक तोड़ है? नहीं, व्यवहारिक तोड़ की बात नहीं। हमेशा सदैव कांग्रेस पार्टी सदैव से जनहित के मुद्दों पर लड़ाई लड़ती रही है, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे एक अदना सा कार्यकर्ता नीरज त्रिपाठी हो। अगर गरीब आदमी हमारे पास आया है तो उसका काम कराने का जिम्मेवारी हमारी है। अगर कोई, अभी मैं एक उदाहरण दे दूं, बिहारगंज, भोजपुर और आपका सेतापुर, पतुल्की, ये 3 ग्राम सभाएं पड़ती है। एक नेशनल हाईवे बन रहा है। वहां पर 33,000 लाइन का खंभा गाड़कर घर से सटाकर गाड़ा जा रहा था। उसमें विधायक जी भी गए थे। उसमें सारे लोग, पुलिस विभाग से लेकर, राजस्व विभाग से लेकर, बिजली विभाग से लेकर विधायक तक शामिल थे। लेकिन उस काम के लिए कुछ नहीं कर पाए। वो सब लोग मेरे पास आए। मैं जिलाधिकारी महोदय से मिलने गया उनको लेकर। जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल बिजली विभाग के अधिकारी से बात की। बिजली विभाग के अधिकारियों से बात कर उनसे ये पूछा कि अगर 33,000 लाइन लगा दी जाएगी, और आप सोचिए कि 4 से 5 फीट पे भी अगर आप हैं तो 33,000 लाइन उसको तत्काल खींच लेती है। क्या स्थिति होगी? आप जानते हैं एमडीपीजी कॉलेज के हमारे पूर्व प्राचार्य डॉक्टर जेपी मिश्रा जी की बहू के साथ इतना लाइन की वजह से उनकी दुखद मृत्यु हो गई। इसी तरीके से प्रतापगढ़ में कई घटनाएं हुई। मैंने जब डीएम साहब से वार्ता किया तो उन्होंने तत्काल बिजली विभाग के अधिकारियों से बात कर काम को रुकवाया, और आज भी काम रुका हुआ है। उन्होंने ये कहा कि नेशनल हाईवे के अधिकारी, बिजली विभाग के अधिकारी आए मेरे पास, बैठकर बातचीत करें, उसके बाद काम आगे चालू होगा। तो ये जनता के लिए तो हम लोग संघर्ष करते रहते हैं। जहां जरूरत होती है हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ते रहते हैं। आपको पता है चिलविला फ्लाईओवर का निर्माण हुआ, 10 वर्ष से रुका हुआ था। मैं गया वहां पर, महीनों आंदोलन चलाया, धरना प्रदर्शन आंदोलन के बाद मैं वहां पर जब देखा कि कुछ नहीं हो रहा है तो मैं आमरण अनशन किया। और आपको पता है कि 5 दिन में जब मैं उठा तो काम तेजी से शुरू हुआ और 6 महीने के अंदर फ्लाईओवर बनके तैयार है आज आपके सामने। उसी तरीके से एक उदाहरण, भगवा चुंगी से फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। 7 करोड़ रुपए लोगों को मुआवजा मिलना था, शासन से आया था। वहां पर जब मैं गया, लोगों ने बताया कि भैया मेरा कमर्शियल है, दुकानें चलती है, मेरा सब कुछ यही है, और फ्लाईओवर बन जाएगा तो हम लोग क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या करेंगे। मैंने विरोध किया, प्रदर्शन किया, 2-2, 3-3 बार काम रुकवाया, डीएम साहब का घेराव किया। डीएम साहब के माध्यम से वहां पर एसडीएम मैडम कई बार की वार्ता की, और जाकर 52 करोड़ का एस्टीमेट तैयार हुआ। मुख्यमंत्री जी चूंकि स्वयं इस विभाग के मंत्री हैं, तो वहां गया, वहां से 52 करोड़ रुपए पास हो गया है। अब 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर सभी को मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा और काम तेजी से शुरू होगा। तो जनता का हित जहां रहेगा, नीरज त्रिपाठी वहां खड़ा रहेगा। प्रतापगढ़ में पिछले कई वर्षों से कई बड़े बड़े दावे हुए हैं, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर हो या बिजली परियोजनाएं। सत्ता पक्ष इन्हें अपनी उपलब्धि बताता रहा, लेकिन जमीनी स्तर पर बेरोजगारी और प्रतिभा का पलायन जारी है। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना जब आई थी तो मुझे लगता है कि सभी घरों में, बल्कि कोई ऐसा घर नहीं बाकी था जब जहां पे विद्युतीकरण का कार्य न हुआ हो। मुझे याद है कि उस जमाने में खंबे और तार और ट्रांसफार्मर इतने ज्यादा संख्या में लग रहे थे कि मैं क्या बताऊं, हम लोग लगातार लगवाने का काम भी किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि देखिए, सरकारें जब बदलती है, सरकारें जो भी आती है वो विकास का कार्य करती ही करती हैं, उसमें किसी का योगदान है नहीं, ये बात छोड़िए। हमें ये लगता है कि बिजली का काम अनवरत चलना ही चाहिए भाई, सबसे जेन्युइन समस्या है। लेकिन आप देखिए आज के परिवेश में क्या हो रहा है,
स्मार्ट मीटर थोपा जा रहा है। कहीं भी कानून में नहीं लिखा है कि आप स्मार्ट मीटर ले सकते हैं या प्रीपेड पोस्टपेड ले सकते हैं। आप प्रीपेड मीटर थोपने का काम किए। हम लोगों ने धरना किया, प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, सड़क से लेकर सदन तक, फिर इनको वापस लेना पड़ा और इन्होंने कहा कि नहीं, प्रीपेड मीटर नहीं है, पोस्टपेड मीटर आप लोग वही पोस्टपेड मीटर चालू होगा। आप क्यों थोपना चाहते हैं भाई? पहले भी बिजली बिल हम लोग जमा करते थे, आज भी हम जमा करेंगे आने वाले समय में, लेकिन आप थोप क्यों रहे हैं? तो मुझे लगता है कि ये सरकार जो है वो अभी 10% सरचार्ज भी चढ़ा दी, तो जनता को पूरी तरीके से ठगने का काम ये सरकार कर रही है और जनता परेशान है पूरी तरह से। आपने सदर से चुनाव लड़ा लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। क्या वह हार केवल लहर का परिणाम थी या व्यक्तिगत रणनीति की कोई चूक ऐसे आपके द्वारा हो गई? देखिए, कोई रणनीति में मेरे चूक नहीं हुई। मुझे तो ये लगता है और कहने में गर्व भी होता है कि मैं 2019 के बाद से कभी घर बैठा नहीं, लगातार क्षेत्र में बना रहा। मैं लगभग 35,000 कैलेंडर घरों में जाके बांटा हूं। सदर विधानसभा क्षेत्र के एक भी घर ऐसा नहीं है जहां नीरज त्रिपाठी ना गए हो और अपने जनता, देवतुल्य जनता जनार्दन से ना मिले हो। तो मुझे लगता है कि मैं लगातार गया। हाँ, ये जरूर है कि उस समय 22 के चुनाव में पार्टियों में पोलराइज हो गया। कोई सपा को देना चाहता तो कोई भाजपा को देना चाहता था। लोगों के दिल में आया कि नीरज को देंगे तो ये जीत जाएगी, नीरज को देंगे तो वो जीत जाएगी। फिर भी मुझे वोट मिला, ठीक ठाक वोट मिला। मैं उसके लिए आभार व्यक्त करूंगा अपनी जनता जनार्दन का कि आप सबने एक एक वोट जो भी मुझे दिया है उसी का मैं कर्ज उतारने का प्रयास कर रहा हूं। और अगर आप सबका सहयोग, आशीर्वाद मिला, विधायक बनाया आप लोगों ने, तो निश्चित तौर पर सदर विधानसभा को सजाने का काम करूंगा। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा बनाने का काम करूंगा। और मुझे लगता है कि जनता जनार्दन का भरपूर सहयोग भी मेरे साथ है और वो हमेशा मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये पार्टी की कोई कमजोरी है या कुछ। हाँ थी, इसीलिए कांग्रेस नहीं आई, कांग्रेस चली गई। लेकिन हम उसको जमीन स्तर पर, बूथ स्तर पर, अभी हमारा संगठन सृजन का काम चल रहा था। हम लोगों ने जिला स्तर पर कमेटी बनाई, फिर हमने ब्लॉक की कमेटी बनाई, फिर हमने मंडल कमेटी बनाई, फिर न्याय पंचायत कमेटी बनाई, ग्राम पंचायत की बनाई। अब बूथों पर हम लोगों ने कमेटियां बना लिए हैं। हमारे वोटर लिस्ट भी बूथ पर बूथ अध्यक्षों को दे दिए गए हैं। अभी इस समय हम लोग देख रहे हैं किसका नाम कटा है, किसका नाम नहीं कटा है। उस पर हमारा काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो संगठन सृजन के माध्यम से हम पूरे देश में और निश्चित तौर पर खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में आने वाले समय में सभी चुनाव को हम लोग जीतने का काम करेंगे। आप एक वकील हैं और पढ़े लिखे नेता भी हैं, लेकिन राजनीति में आज रील और सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह गंभीर राजनीति करने वाले लोग सत्ता मनोरंजन वाली राजनीति से पीछा छूटते नजर आ रहे हैं? नहीं, सत्ता मनोरंजन तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आज के परिवेश में ये बहुत आवश्यक है कि आप सोशल मीडिया से जुड़े रहें। आप काम कोई भी करते हैं तो वो जनता के बीच में जाना भी चाहिए। आज देखिए, बहुत से कम लोग हैं जो प्रिंट मीडिया को मतलब पढ़ते हैं। बहुत से पुराने लोग जरूर पढ़ते हैं, जहां पे चाय की दुकानें हैं, घरों में, हमारे घर भी आता है, तो हम लोग जरूर पढ़ते हैं। लेकिन आज के जो बच्चे हैं 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, वो इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, वो फेसबुक पे जुड़े हैं, वो ट्विटर पे जुड़े हैं। तो उनको भी ये अगर देखना है तो हम लोगों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से आना होगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो जनता के बीच रखें, तो कि हमने कम काम क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि दोनों चीजें जरूरी है। सोशल मीडिया भी जरूरी है, प्रिंट मीडिया भी जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जरूरी है। और निश्चित तौर पर हम लोगों को भी इसमें सक्रिय रहना चाहिए। एक नेता के तौर पर आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो राजनीति में आना चाहते हैं लेकिन संघर्षों से डरते हैं? देखिए, बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती है। और मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो अपना एक विजन तैयार कर लीजिए कि मुझे राजनीति में मुझे आना है तो मुझे करना क्या है। अगर आप चुनाव लड़ने के लिए राजनीति में आ रहे हैं तो उसके लिए भी आपको तय करना पड़ेगा। अगर आप छात्र राजनीति में हैं तो आपको उसके लिए तय करना पड़ेगा। और बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती है। हाँ, ये जरूर है कि आप बहुत पैसे वाले हो तो आप डायरेक्ट एंट्री कर लें, टिकट खरीद कर आ जाए, या जो भी जिस माध्यम से लोग अभी विधायक सांसद हुए हैं लेकिन कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं जनता के बीच में, क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं है कि हमें करना क्या है।
अगर आप जमीन स्तर से उठकर और आसमान को छुएंगे तो निश्चित तौर पर आपको ये पता रहेगा कि मुझे सड़क बनवानी है, मुझे खड़ंजा बनवाना है, मुझे ये करना है, मुझे इंसुलेटर तार और ट्रांसफार्मर और खंबे की आवश्यकता इस गांव को है, मुझे देना है, तो आप कुछ कर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में राजनीति से आप दूर रहिए, पढ़िए, लिखिए, अपना भविष्य बनाइए, देश का भविष्य बनाइए। मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि अगर राजनीति में आप आना चाहते हैं तो आपको विजन तय करके आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, बिना संघर्ष की सफलता नहीं मिलेगी। आने वाले समय में प्रतापगढ़ की राजनीति में आप खुद को और पार्टी को किस दिशा में देखते हैं? निश्चित तौर पर हम अभी आने वाले समय में तो इंडिया गठबंधन के माध्यम से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ये हमारे नेता राहुल जी का पूरा स्पष्ट संदेश है, प्रियंका दीदी का स्पष्ट संदेश है कि हम लोग आने वाले समय में निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर सब बिगड़ चुका है, उसको सुधारने का काम हम लोग आने वाले समय में 27 का चुनाव जीतकर भारी बहुमत से, और हम उसको करने का काम करेंगे। पॉडकास्ट माध्यम को आप लोकतंत्र के एक संवाद के रूप में कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का। जिस तरीके से आपका पॉडकास्ट सिर्फ प्रतापगढ़ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में चल रहा है और लोग बड़ी सराहना करते हैं, मैं देखता भी रहता हूं। और इससे एक तो जिस भी नेता से आप पॉडकास्ट में उसको बुलाते हैं तो उसके अंदर की बातें आती है कि उन्होंने अभी तक राजनीति के क्षेत्र में किया क्या है। उनको तो ये बताना पड़ेगा ना कि भाई हम राजनीति में आए तो हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। और बहुत से ऐसे नेता हैं जो आसमान से आते हैं और आसमान धरती पर रहते ही नहीं, आसमान में ही रह जाते हैं। तो ये बहुत ही, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, और ब्रजेश जी का, गौरव जी का, आपका, सभी पूरी टीम के सदस्यों का, विवेक पांडे जी का, मैं सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि ये पॉडकास्ट आपका अनवरत चलते रहना चाहिए। जहां भी जो भी आवश्यकता हम लोग के लायक होगी, हम लोग बिल्कुल आपके साथ हैं। राजनीति में शोर बहुत है, लेकिन क्या संवाद कम होता जा रहा है? इसे बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, बिना संवाद के तो हम कुछ कर नहीं सकते। संवाद तो करना पड़ेगा। आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, बिना संवाद के आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। राजनीति में संवाद सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि जब तक आदान प्रदान नहीं होगा हमारी बातों का, तब तक हम जमीन स्तर पर क्या काम कर सकते हैं, कैसे करेंगे, कहां जाएंगे, किस मुद्दे को उठाना है, किस मुद्दे को पूरा कराना है, अगर उस मुद्दे पर काम नहीं हो रहा है तो अगली हमारी रणनीति क्या होगी, वो संवाद के ही माध्यम से होती है। तो मुझे लगता है संपर्क, संवाद और फिर उसके बाद सफलता। अब आपके साथ हम फायर राउंड शुरू करेंगे, जिसमें तीखे सवाल रहेंगे, उसका जवाब आपको हमको देना है, दर्शकों को। प्रतापगढ़ की राजनीति में राजा भैया का दबदबा विकास है या डर, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि विकास उन्होंने बहुत किया है, और जनता के बीच में राजा भैया की बातें हैं। मैं प्रतापगढ़ जनपद का रहने वाला हूं, बगल की विधानसभा है, मुझे पता है कि सिर्फ डर ही सब कुछ नहीं होती है। जब तक आप विकास नहीं करेंगे, जब तक आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे, तब तक आपको, मुझे नहीं लगता है कि आपको जनता को तो वोट बटन दबाना है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। प्रमोद तिवारी जी के साथ आपकी राजनीतिक ट्यूनिंग क्या है? एक गुरु शिष्य की रिश्ता या कांग्रेस के भीतर बाप बेटे का एकाधिकार? मुझे लगता है कि वो मेरे गुरु हैं, और मैं वास्तव में उनको देखकर राजनीति को बहुत कुछ सीखने का प्रयास करता हूं। प्रमोद तिवारी जी हमारे नेता ही नहीं है, हमारे अभिभावक भी हैं, और लगातार मैं उनसे बहुत कुछ सीखने का प्रयास करता हूं। उनके दिनचर्या, उनके बात करने का लहजा, उनके काम करने का लहजा, लोगों से संवाद, लोग जब उनके यहाँ आते हैं तब किस तरीके से वो तुरंत निकलकर उनका मिलना, कोई इंतजार नहीं कराना, और क्षेत्र में हर हफ्ते लगातार बने रहना, जनता के बीच में बने रहना, लोगों का काम कराना। मैं बहुत कुछ सीखने का प्रयास अपने नेता से करता हूं। निश्चित तौर पर मैं आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि प्रमोद तिवारी जी के जो गुण है वो मेरे अंदर आए। राजा भैया का कुंडा मॉडल या प्रमोद तिवारी का रामपुर खास मॉडल, प्रतापगढ़ के लिए असली प्रेरणा क्या है?
रामपुर खास मॉडल। कांग्रेस की स्थिति प्रतापगढ़ में कांग्रेस जिंदा है या केवल कागज पर अपना अस्तित्व बचा रही है? ये तो आप लोग बता सकते हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष का कोई भी एक ऐसा नेता जिसका नाम आप बता दीजिए, जो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करता हो, धरना करता हो, आंदोलन करता हो और लड़ता हो, बिना डरे, बिना झुके और बिना किसी से कोई बात किए। तो मुझे लगता है कांग्रेस का एक एक सिपाही वो कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती के साथ, जनता जनार्दन के साथ लगा हुआ है। और वास्तव में मुझे खुशी होती है कि हमारा छोटा सा एक अदना सा भी कार्यकर्ता किसी विभाग में पहुंच जाता है तो जो अधिकारी रहता है उसको ये लगता है इसका काम करके हटाओ, अन्यथा कहीं कांग्रेसी आके टूट ना पड़े। तो मुझे बहुत गर्व होता है अपने छोटे से एक कार्यकर्ता से भी। क्या आप मानते हैं कि प्रतापगढ़ में नेता पैदा नहीं होते बल्कि गोद लिए जाते हैं, यानी वंशवाद के कारण यहाँ राजनीति असंभव है? नहीं, वंशवाद तो ये यहां से लेकर पूरे देश में है, कोई एक जगह की बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि वंशवाद में भी बहुत से अच्छे लोग हैं जिन्होंने अपने संघर्ष के दम पर आगे बढ़े। आप मोना जी को देख लीजिए, लगातार वो जितना विकास का कार्य मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाकर जितना बार जाना पड़ता है, मंत्रियों के यहाँ वो जाती हैं और उस काम को लेकर आती है, अपने विधानसभा कराने का काम करते हैं। मुझे लगता है प्रतापगढ़ जनपद में 7 विधानसभा है, सबसे ज्यादा विकास का कार्य अगर किसी की भी सरकार रहे आता है तो रामपुर खास में आता है। तो ये कोई मतलब जरूरी नहीं है कि वंशवाद वाले ही नेता बनते हैं, नहीं, वो संघर्ष करने वाले भी आगे बढ़ते हैं, नेता बनते हैं। ये तो अपनी अपनी सोच है। एक वकील के तौर पर आप कानून की बात करते हैं, लेकिन एक नेता के तौर पर आपको बाहुबलियों के साथ हाथ मिलाना पड़ता है। यह विरोधाभास आपको परेशान नहीं करता है? नहीं, ये तो ऊपर की बातें हैं, लेकिन बाहुबलियों से हाथ मिलाना ना मिलाना ये ऊपर का मामला है। हमारे हम लोग के स्तर का जो भी रहता है, हम लोग तो जनता के नेता हैं और मध्यम परिवार से हम आए हैं। कोई भी मेरे पूरे परिवार में एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राजनीति में रहा हो। मैंने अपने दम पर, अपने बल पर और जनता जनार्दन की सेवा करके आज मैं जहां भी बैठा हूं, सब उन्हीं की देन है। मेरे परिवार से कभी भी विरासत में हमको कुछ नहीं मिला है। मैं बहुत सामान्य परिवार का हूं, इसीलिए मैं कहता हूं सभी से कि निश्चित राजनीति में आना चाहिए, लेकिन बहुत सोच समझ के विचार करके अपना विजन तय करके आप राजनीति में आए तो निश्चित सफलता मिलती है। यदि कल प्रमोद तिवारी जी राजनीति से इस्तीफा दे देते हैं तो क्या नीरज त्रिपाठी प्रतापगढ़ को संभाल पाएंगे या कांग्रेस बिखर जाएगी? देखिए, ये तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। प्रमोद तिवारी जी हमारे नेता हैं और उनको इस्तीफा देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हीं के दम पर हम लोग हैं, उन्हीं को देखकर तो हम लोग चलते हैं। हमारे अभिभावक हैं, हमारे नेता हैं और हम कतई नहीं चाहते कि वो कभी इस्तीफा दें। हाँ, उनके बताए रास्ते पर मैं जरूर चलना चाहूंगा। वो जो भी उनका आदेश रहेगा, पार्टी का आदेश रहेगा, उस पर हम लोग पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ लड़ने को, काम करने को तैयार है। तो ये थे नीरज त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपनी सारी बात बेबाकी से रखी। फिर अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्लोबल भारत न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।